हमने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे एंड वी वेंट अहेड विद स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी पता है आपको कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो आपने मिस कर दिया कल। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा, जी टेबल्स को कैसे रीड करते हैं, जी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ हमने we looked into all those stuff in yesterday's session. ठीक है ना? अभी moving a little forward, next topic जो हमारा है अच्छा, अब next एक technical point है that we were supposed to do. ठीक है? अभी वो technical point क्या है? That technical point is कि हमने एक concept देखा था confidence interval का। ठीक है? confidence interval किस किसने attend किया था in yesterday's session? Who all attended confidence interval concept yesterday? I think Shane was there and Chinmay was there and one more person was there. Can you guys hear me? Are you guys there? Am I talking to the laptop? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Don't make me feel like I'm talking to the laptop, okay? Because I'm talking to humans. So a human-like response, I would really appreciate. Okay. So अभी हमने एक concept देखा था, that is of confidence interval, where we said that we can define a particular confidence level like 90%, 95%, 99%. These are the three important levels of confidence that we discussed, where we said that, okay, this is the confidence level. And according to that confidence or probability, we said that the outcome will be lying between a range. So हमने क्या किया था? Central confidence interval was a way to define a central value. अभी central value define करने के लिए we know हम mean use करते हैं. तो हमने क्या किया था? mean की जगह पर mean के round about एक range identify की थी. ठीक है? That is mean plus minus sum x into the standard deviation. ये करके हमारे पास एक रेंज आई थी जिसको हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला था एंड वी वर डिफाइनिंग सम प्रोबेबिलिटी लेवल इनटू इट 90%, 95 एंड 99%, जिसमें कि what I said was that for 90, 95 and 99% आपको ये x की वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, बट I said कि हम ये x की वैल्यू को z टेबल से निकाल सकते हैं. ठीक है? अभी z टेबल क्या होता है? जिन लोगों ने अटेंड किया उनको पता है, जिन्होंने नहीं अटेंड किया उनको नहीं पता. ठीक है? I can't help with it. पूरा एक्सप्लेन करने लोगी तो मुझे 1 घंटा और लग जाएगा. ठीक है? तो सो ये x को अभी हमने नेक्स्ट पॉइंट जो करना था कल डिस्कस एंड टाइम गॉट ओवर, दैट वाज कि x को हम कैसे निकाल सकते हैं फ्रॉम द z टेबल्स. ठीक है ना? तो वैसे वैल्यूज मैंने बोला था आपको याद रखनी चाहिए फॉर 90, 95, 99%. तो वैल्यूज याद है आपको? 90, 95 एंड 99% पे क्या वैल्यूज थी अपनी? Ma'am, 1.65 95% के लिए 1.65.
Right, right. And 99 is 2.58. 2.58 and 95 की 1.965. yes 1.96. So it's basically mean plus minus 1.65 times the standard deviation, and mean plus minus 1.96 times the standard deviation, or mean plus minus 2.58 times the standard deviation. जब हमारे को 90%, 95 या 99% प्रोबेबिलिटी और कॉन्फिडेंस लेवल पे एक इंटरवल स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। तो अभी पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि 1.65, 1.96 एंड 2.58 हम कैसे निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ जी टेबल, ठीक है। सो फॉर दैट लेट मी शेयर द जी टेबल विद यू। अच्छा, अनदर थिंग, important thing that I had to discuss with you today is that अभी क्या है ना, that next weekend we are planning for a new subject to start, ठीक है। बट अभी हमारा क्वांट्स में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी खत्म हो जाएगा, इसके अलावा सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन है, वो भी आई थिंक छोटा चैप्टर है। नहीं, इसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग एस्टिमेशन है, वो छोटा है, वो भी आज कंप्लीट करने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग एस्टिमेशन ये दोनों चैप्टर आज हो जाए। देन वी विल बी लेफ्ट विद 2 चैप्टर्स, one would be on hypothesis testing and the other would be on linear regression, ठीक है। तो 2 चैप्टर हमारे रह जाएंगे। अभी अगर नेक्स्ट वीकेंड वी आर प्लानिंग फॉर अ न्यू सब्जेक्ट, तो व्हाट वी वर थिंकिंग इज कि अगर हम थोड़ा सा टाइम वीकडेज में, कमिंग वीक में थोड़ा सा टाइम अगर वीकडेज में इफ वी कैन मेक सम टाइम ड्यूरिंग द वीकडेज, तो हम थोड़ा कॉन्ट्स को, मतलब देखो जल्दबाजी में कंप्लीट करवाना दैट्स नेवर द टारगेट, ठीक है। प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, चाहे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े। तो अगर आप इन हो तो थोड़ा बहुत हम क्लासेस रख सकते हैं इन द कमिंग वीक फॉर द कॉन्ट्स थिंग। Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. I'm Yes, reading ma'am. to organizing, visualizing, and describing data. अच्छा, ये एक सेकंड, लेट मी चेक इट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। Ma'am, so in the weekend, what timings क्या रहेगा class का? वो Well, हम डिस्कस कर सकते हैं। I won't be able to like make it in the afternoon, like this timing weekdays को won't मतलब हाँ, ये be टाइम आई नो, possible. ये टाइम नहीं सूटेबल होगा, बट इवनिंग टाइम, व्हाट अबाउट इवनिंग टाइम? Even the so ma'am, we'll have a 4-hour class or like a 2-hour class and then like over the week. सो सॉरी शन्या, बट थोड़ा सा माइक में आपका डिस्टरबेंस रहता है, थोड़ी हेजी सी वॉइस आती है। कैन यू रिपीट Hello. व्हाट यू आर सेइंग? यस यस। Yeah, I was saying that will we have a 4-hour class like we usually do in the weekends, नहीं 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 नहीं, 4 or आवर्स we'll की just नहीं have like होगी। 1.5 or 2-hour classes over the week? वीकडे में आपकी 2 आवर्स या 3 आवर्स की क्लास होगी, 4 आवर्स की नहीं होगी। ओके, अपर साइड पे 2 आवर्स, अपर साइड पे 3 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स। ओके, एंड I think the timing, tentative timing, if evening time suits you, like something around 6 or 7, something like that. 7 o'clock is 6 okay o'clock. for me. 6 o'clock is fine. Ma'am, 4 to 7. 6 is 4 to 7 works for you? No, ma'am. Actually, my job won't get over before 5:30 at least. हाँ, तो 6 o'clock onwards इसीलिए सोचा था, बिकॉज जो भी जॉब वाले होंगे मेजोरिटी चांसेस है दैट 6 o'clock तक फ्री हो जाएंगे, तो आफ्टर 6 वी कैन कीप राइट 2 to 3 ma'am, hours like class. Yes.
Yes, ma'am. 6:30 to 8:39 चलता है. चलो ठीक है, आई टॉक टू द टीम, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें, तो सब कैसे मैनेज हो पाता है, तो जो भी है आपको फिर कम्युनिकेट कर देंगे हम ग्रुप पे, ठीक है, रिगार्डिंग द फाइनल डेज एंड टाइमिंग, ठीक है. अच्छा, तो अभी आज हम नॉर्मल ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेंगे, फिर सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन कंप्लीट कर देंगे, hypothesis and linear regression. अच्छा, we have some organizing, visualizing and describing data, ये वाला भी हमारा चैप्टर भी रहता है. तो मतलब आफ्टर टुडे वी विल बी लेफ्ट विथ 3 चैप्टर्स. ठीक है, चलो ठीक है, अकॉर्डिंगली जितना भी टाइम लगेगा वो तो करना ही है, ठीक है ना. सो दैट इज Ma'am, नॉट अ प्रॉब्लम. which subject we are planning to start? Next, if I am not wrong, then I think Portfolio corporate management. finance, portfolio management, AI, I think, yeah, that one. AI and Oh. portfolio management. Okay, ma'am. Okay, ठीक है, तो इवनिंग टाइम सूट्स अस, एंड बाकी जो भी डेज और टाइमिंग होंगे वो आपको फिर हम कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है. चलो अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हाँ, तो आई वाज शेयरिंग दिस जी टेबल. लेट्स हैव अ लुक एट दिस जी टेबल. जी टेबल जिन लोगों के पास नहीं है, यू कैन लुक इनटू योर करिकुलम और श्वेजर बुक, जो भी बुक है आपके पास, उसके बैक साइड पे आपको मिल जाएगा जी टेबल एज पार्ट ऑफ योर अपेंडिक्स, या फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. यू कैन जस्ट टाइप Z table and you can download it. It would be conveniently available to you. Okay. Now let me show you the Z table and how we intend to use it. ठीक है, अभी अगर आप ये देखो जी टेबल है ये, राइट. इसमें हमने क्या बोला था, दैट वी लोकेट द जी वैल्यू. यहाँ पर हम अपनी जी वैल्यू लोकेट करते हैं, एंड वट एवर value we get here, like if the z value is 1.71, okay, so 1.7 हम प्लॉट करते हैं इधर कॉलम में, एंड 0.01 हम प्लॉट करते हैं in this row, and wherever the value intersects, this is 1.71. ठीक है, सो 1.71 पे जहां पर इंटरसेक्शन हो गया, वहां पर क्या आया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी आया ऑफ 0.95637, दैट मींस 95.637. अभी ये जी टेबल हमें क्या शो करता है, दिस 95% प्रोबेबिलिटी दैट वी गॉट, दिस इज बेसिकली शोइंग अस कि अगर हम एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, और उस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम अपना 1.71 की वैल्यू को प्लॉट करते हैं, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम लाइंग बिलो 1.71 इज 95% समथिंग, जो भी एग्जैक्ट वैल्यू थी. तो बेसिकली द जी टेबल शोज अस द प्रोबेबिलिटी on the left side of a certain outcome. ठीक है, तो ये हमारी z वैल्यू थी, इसकी लेफ्ट साइड पे, यानी the probability of the outcome lying below this value is 95% something. ठीक है, अभी we have to check कि ये 1.65, 1.96, 2.58 कैसे है. Abhi, what we were doing, we were putting the z value, we were locating the z value and finding out the probability. ठीक है, now we have to do the other way around, that is we have to locate the probability and find out the z value corresponding to it. ठीक है, now how do we do that? If
वी आर सेइंग 90% कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर हमारा 90% का कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैसे प्लॉट करते हैं? व्हेन वी लुक इनटू आवर डायग्राम, तो हमने यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल प्लॉट कर दिया। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ रेंज अराउंड द मीन, तो बीच में मीन है, उसके आसपास की हमने एक रेंज आइडेंटिफाई किया है और उस रेंज में हम बोल रहे हैं कि विद 90% कॉन्फिडेंस द और 90% probability that the outcome will lie within this range. That is the concept, right? So अभी जो ये एरिया है यहाँ पर कितनी प्रोबेबिलिटी है? यहाँ पर 90% की प्रोबेबिलिटी है। So this area is basically 90%, ठीक है। There is area on the left side of this confidence interval also, and there is some area in the right side also. So this area, this purple area on both the sides must be 10%. If 90% is within this range, then what is left is 10%, which will be divided into the two tails, ठीक है। दो tails है, दोनों में divide हो जाएगा। तो on both the sides we have 5% left, ठीक है। 90% within the range, 10% out of the range. That 10% we divided into the two tails on both the sides. मैम Yes. I have a doubt कि आपको between का area 90% you just assumed as और एक We are calculating कि 90% probability पे z value क्या होगा. That's why we have taken this 90%. Because as said before, 90, 95 and 99% are the most commonly statistically used probabilities while correct defining ma'am. confidence intervals. But then why did we take that 90% in between? Like generally we take it from one z value and to the left of that area, whatever probability we find. Like जो भी z value we find is Uh-huh. from one line to the left of that entire But area this is is the not z. this is not z value. This is confidence interval. So confidence interval is from one range. It's a range only, right? Whenever we are Okay. talking about confidence interval, it's a range about the mean. That's how we got this formula also. When we had this formula of confidence interval that we discussed yesterday, we took the mean plus minus something multiplied by the standard deviation. That is how we calculated the range. तो concept दोनों different है। यहाँ पे हम confidence interval देख रहे हैं, ठीक है। अभी z value से हमने इसको link नहीं करा है, okay? Okay. So अभी हमने confidence interval का concept ही ये है, meaning ही यही है that it actually gives us a range and we are defining that with 90% confidence we can say that the outcome can lie within this range. So there is a 10% probability that the outcome will lie beyond this range, and that's how we have that 10%, which is going to be divided into the two tails on both the sides, 5% and 5%. ठीक है, अभी क्या करेंगे? Now when we talk about the z table क्या करता है? z table shows us the probability on left side of any value, ठीक है ना? So if we want to know the z value, यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए? z value चाहिए। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर हम क्या प्लॉट करते हैं? z value प्लॉट करते हैं और ऊपर क्या हम प्लॉट करते हैं? प्रोबेबिलिटीज प्लॉट करते हैं। दैट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन which plots the various values on the x-axis and probabilities on the y-axis, ठीक है। तो यहाँ पर probabilities थी हमारे पास, that is 90% probability, right?
but we don't have the z value. We want to know the z value here. ठीक है, अभी पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि ये z वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो इस z वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इफ वी वांट टू कैलकुलेट द z वैल्यू एट दिस पॉइंट, so z value as per the z table, whatever value we'll get will have a corresponding probability as defined in the z table on the left side of it. तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितनी प्रोबेबिलिटी है? 90% प्लस 5%, दैट इज total of 95%. So while looking into the z table, we will this time plot this 95%, which is the probability of the outcome to be on the left side of this point, which is the z value. So we will plot this probability and we will try to locate the corresponding z value. तो अभी अगर हम अपने z टेबल पे वापस जाएंगे and when we go back to our z table, वहां पर देखो 95% probability सबसे क्लोजेस्ट कहाँ पे आ रही है? बताओ. 95% आई थिंक क्लोजेस्ट हम आ रहे हैं यहाँ पर, दैट इज 0.950. ठीक है, so at this point we have the closest probability towards 95%. If we look at the z value corresponding to this probability, we observe 1.6 and ऊपर देखेंगे तो 5. तो हमारी z वैल्यू क्या आ जाती है एट दिस पॉइंट? 1.65. और यही आपने याद भी करी है. ठीक है, सो एट 1.65 z वैल्यू. मैम 1.65 तो 90% प्रोबेबिलिटी बताना. 90%. हाँ, 90% का ही निकाला हमने. 90% का ही निकाला है हमने. 90% को स्टडी ऐसे किया हमने कि 90% अगर हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने प्लॉट करा. ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल प्लॉट हो गया, दिस पोर्शन एंड दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन. तो आपको दोनों प्लॉट करना पड़ेगा ना. लॉजिकली सोच के देखो, probability confidence interval is 90% probability of the values lying between this x and y. ठीक है, that's a confidence interval. अब भी अगर इसको हमें z टेबल में प्लॉट करना है तो we will have to consider this 90% plus the 5% which is left, क्योंकि 10% जो remaining थी that will be divided among the two tail. 90% अगर probability है, let me take some numbers here, easy concept है. अगर आप कह रहे हो कि आपका मीन है 5 एंड आपने मीन के राउंड अबाउट एक रेंज आइडेंटिफाई कर ली है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल बोल रहे हैं. यानी कि हम कह रहे हैं कि 90% कॉन्फिडेंस के साथ हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो फाइनल आउटकम होगा वो 10 and 20 के बिटवीन लाई करेगा. तो प्रोबेबिलिटी प्लॉट करोगे इस इंटरवल की तो वो 90% होगी. दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग. तो 90% प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गई कि वैल्यूज विल बी बिटवीन 10 and 20. देन देयर इज अ 10% चांस दैट द आउटकम कैन बी बियॉन्ड दिस रेंज. तो अगर बियॉन्ड दिस रेंज जाएगा this 10%, so it can go above 20 also and below 10 also. तो जो 10% remaining probability है of the outcome going beyond this range has to be divided among these two areas, which is that the probability can be less than 10, the outcome can be less than 10 also, and it can be greater than 20 also. So the remaining 10% probability
we have to divide equally among the two situations. So there is a 5% probability that the outcome will be below 10. There is a 5% probability that the outcome will be above 20. And there is a 90% probability that the outcome will be between 10 and 20. ये प्लॉट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि अब यहाँ पर हमें सिचुएशन क्या है, हमें नहीं पता, ये 20 हमें गिवन नहीं है, वी वांट टू फाइंड इट आउट कि ये क्या है. तो ये फाइंड करने के लिए वी हैव टेकन द रेफरेंस ऑफ जी टेबल, बट जी टेबल बिटवीन रेंजेस काम नहीं करता. वो कैसे काम करता है, वो बताता है प्रोबेबिलिटी टिल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टिल अ सर्टेन पॉइंट. तो वो मेरे को यहाँ पे ये हेल्प कर सकता है ये वैल्यू निकालने के लिए कि ये 20 की वैल्यू निकालने के लिए वो मेरी हेल्प कर सकता है. बट उसके लिए आई विल नीड द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टिल दिस नंबर. And what will be my cumulative probability? That will include this 90% of probability between 10 and 20 and below 10 भी तो वो count करेगा ना. Cumulative probability निकालते हैं तो add करते हैं ना सारी अभी तक की probabilities को. तो 0 से 10 की range की भी probability यहाँ पर add हो जाएगी and 10 to 20 की range की भी probability यहाँ पर add हो जाएगी, because that's how Z table is prepared. वो बना ही, वो स्टैटिस्टिकली बना ही ऐसा है कि वो आपको टिल अ सर्टेन पॉइंट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बताता है. तो यहाँ पर ये पॉइंट निकालने के लिए वी नीड द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टिल दिस पॉइंट which is going to be 90 plus 95%. Confidence interval is 90% only. This is the cumulative probability which is 95%. Both are different. Okay, confidence interval is 90%. Cumulative probability till this point is 95%. And therefore, we have to plot 95% into the Z table. When we plot 95% into our Z table, we go back to our Z tables. When we plot 95, that is here, if you look at it, 0.950, this is the closest number we have to 0.95, which is 95%. बाकी सब उससे बड़े हो जाते हैं. 0.9514, 154, 1 आ गया, 0.952 आ गया, 0.953 आ गया. So it is increasing. ठीक है. So closest we have is 0.950, which is in percentage terminology, it's 95%. So 95% cumulative probability we plotted in the Z table, against which we want to find the Z value. तो वो देखने के लिए हमने पहले यहाँ पर देखा, which is 1.65, 1.6, and इसके ऊपर देखा हमने तो it came out to be 0.05. तो 1.6 plus 0.05 gives us 1.65. So 1.65 basically क्या निकल के आया? 1.65 came out to be the Z value which has a cumulative probability of 95% and a confidence interval of 9%. Getting the point? That's how we got that 1.65. ठीक है. तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जो Z वैल्यू होती है वो 1.65 होती है. समझ आया? बहुत अच्छी बात है. नहीं भी बाय चांस आया तो दोबारा से देखना वीडियो. आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम आपको समझ आ जाएगा, स्पेशली जिन्होंने कल की क्लास मिस की थी, टू देम. ठीक है. बाकी आप बोलो कि आपको Z वैल्यू Z टेबल दिए रहेंगे 90% के लिए, तो नहीं दिया रहेगा. दैट्स व्हाई 1.65 यू नीड टू रिमेम्बर. ठीक है. तो फॉर वंस आई शोड यू कि कैसे हम निकालते हैं ये Z वैल्यू. ठीक है. तो ये जो Z टेबल है इसमें आप दो चीजें कर सकते हो. या तो Z वैल्यू से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो,
या क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से जी वैल्यू निकाल सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अभी एक पॉइंट ये हुआ है हमारा, ऐसे ही आप बाकी सब के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी विथ रिस्पेक्ट टू, just a minute, let me look into the latest book version itself. Would you like to try one question on it for on Z tables before we move forward with the next set of discussion? Yes, ma'am. Okay, so let me get some question. So basically there is a study of hedge fund investors, okay, who found the annual household income normally distributed with a mean of 1,75,000 and standard deviation of 25,000. आपका mean है, standard deviation है। अभी आपको क्या बोला जा रहा है? You need to find out the percentage. Just a minute. You need to find out the percentage of hedge fund investors that have an income less than 1 lakh. ठीक है, this is similar to a question that we did yesterday also. ठीक है, एक बार से try करो, then let's discuss it. तो यहाँ पे क्या करेंगे? Any suggestions, anybody? What should be the first course of action here? Oh, ma'am, I guess we'll find out like we What? find out the Z score. So Yes. Z is equal to X minus mu. That is. Yes. So first step would be to calculate the Z value, which will be observation minus mean upon standard deviation. Observation is 1 that lakh. we want to know the percentage of hedge fund investors that have an income less than $100,000. So 100,000 is our observation minus what is the mean? Mean is 175,000. We divided by 25,000 standard deviation. What do we get? What do we get? Yes, ma'am. 7. 7. That would be 75,000 divided by 25,000. -7. हाँ, नेगेटिव रहेगा एक तो -7. 3 नहीं होना चाहिए। 75 1 lakh minus 1,75,000 would be minus 75,000 -3. divided -3. -3 -3 हो जाएगा। तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, देखो एक बार के लिए रिपीट कर रही हूँ फॉर द पीपल जिन्होंने लास्ट का मिस करा था। Ma'am, it is 175,000 minus. Okay, got it. -3, correct. So basically हमारे पास एक normal distribution है जिसमें we have plotted the mean as 1,75,000 with the this is the mean and the standard deviation is 25,000. Okay, now we want to know कि कितना percentage investors का जो income है that is less than 100,000. तो 100,000 हमारा कहाँ पे आ रहा है? It comes on the left side of the mean. छोटा है ना mean से, mean is 175. We are looking at the income being less than 100,000. ठीक है, तो 100,000 से नीचे के जोन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है ना, दैट इज द क्वेश्चन। तो बट हमारी लिमिटेशन क्या है कि हर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास टेबल्स अवेलेबल नहीं है। हमारे पास एक ही टेबल है, जी टेबल,
which is based upon standard normal distribution, which has the characteristic that the mean will be 0 and standard deviation will be 1. बाकी डिटेल्स के लिए कल की वीडियो देख लेना. जो भी है, हम क्या कर रहे हैं, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं. उस कन्वर्जन प्रोसेस में बेसिकली हमारा मीन बन जाएगा 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा 1. एंड हम अब यहाँ पर अपना z वैल्यू प्लॉट कर सकते हैं विच इज -3. तो -3 ऑफकोर्स 0 से नीचे आएगा. यहाँ पर 1,75,000 का इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या बन गया 0. यहाँ पर जो 1 लाख था वो इस टेबल में इस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट में क्या बन गया -3. तो अभी हमारे को -3 से लेफ्ट साइड पे आने वाली प्रोबेबिलिटी बतानी है. उसके लिए हम क्या करेंगे, वी नीड द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टिल द z वैल्यू ऑफ -3. वो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वील हैव टू रेफर टू द z टेबल. तो z टेबल पे हम जाएंगे. व्हेन वी गो इनटू आवर z टेबल्स, तो वहां पर दिस इज आवर z टेबल. तो z टेबल में इफ यू गो and you are able to plot -3 as the z value, तो ये सारी आपकी क्या है, z values है. तो यहाँ पर आप -3 लोकेट करोगे which is here. तो -3 के अगेंस्ट में आपका कितना प्रोबेबिलिटी आ रहा है, 0.0135. ठीक है, which would be in percentage कन्वर्ट करते हो तो कितना बन जाता है, ये 0.0135 in percentage would be how much, 0.13. 0.13. तो 0.13 should be our final answer. ठीक है, तो अभी हमने दो चीजें डिस्कस करी है आज. एक z वैल्यू से प्रोबेबिलिटी निकालना, और इससे पहले प्रोबेबिलिटी से z वैल्यू निकालना. दोनों ही सिचुएशंस हमने डिस्कस करी है. ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करना चाहोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस सिचुएशन? यस मैम. ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं. ठीक है, दिस टाइम आई विल नॉट हेल्प यू मच. इस बार आप बताना क्या आंसर आ रहा है आपका. सेम क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन है. इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व दिस वन. ठीक है, एक बार सॉल्व हो जाए, लेट मी नो. मैम 0.022. 0.022. Basically 2.2. 2.28%. ओके, ठीक है, फाइन. तो इसमें सबसे पहले व्हाट वील डू, we'll again calculate the z value. Z value will be equal to जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है. इन दिस केस इट इज 2,25,000 minus the mean which is 175,000 dividing it by the standard deviation which is 25,000. कितना आता है हमारा z value? 2. 2. तो simply we'll go to our z tables. Z tables में we'll look for a z value 2 against 2 we have 0.97725. okay, now you must understand that for the z value 2, this is the probability of the outcome being on the left side of 2, which is 0.97725. What we wanted was that the percentage of investor with a greater income than 225,000. That means
we are not looking at the probability on the left side, rather greater than this, that is on the right side. So if 1 is the total probability, minus 0.97725 should give us the probability of this area. इसको सॉल्व करते हो कितना आता है आपका 2.28. I don't know, I haven't calculated. So 225 And 2.28%. 2.28 ही आ रहा है. ठीक है. Yes, ठीक है. ma'am. So Yes. okay. Okay. So I hope the process is clear now to everyone. ठीक है. अभी we've completed this section. Now let's move forward. एक कॉन्सेप्ट है हमारा सेफ्टी फर्स्ट का और फिर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. दिस चैप्टर विल बी ओवर इन लाइक हाफ एन आवर समथिंग लाइक दैट. हो जाएगा खत्म. सैम्पलिंग एस्टिमेशन भी हो जाएगा आज. बाकी फिर हमारे 3 चैप्टर रहेंगे, उनका देखते हैं. ओके. सो रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली वी हैव समथिंग called as the Roy safety first criteria. Now what is this Roy safety first criteria? Let's understand first of all. देखो, as the very name is suggesting, it says that we are trying to see how much, how much risk is there, how much riskiness is there, how much safety is there. That is what we are trying to find out. ठीक है. ये आपके सिलेबस में है. हाँ है. ठीक है. तो सेफ्टी फर्स्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? बेसिकली लेट्स से हमारा एक थ्रेशोल्ड लेवल है, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट वी हैव. ओके. So whatever expectation of return we are having with respect to our portfolio minus whatever the basic minimum threshold level that we have, whatever excess return we are able to generate upon the risk that we are taking. This is the expected return of the portfolio, and that is basically the threshold level. And this is the risk that we are taking. So basically what we have in the numerator is the excess return over and above the threshold level upon And the are you sharing the note notes okay, ka? okay. Achha, this was the page, so sorry. So we are discussing the safety first ratio. Okay. So here what we did was we first took the expected return of the portfolio minus the basic threshold return, minimum return that we are expecting from the portfolio. We subtract that. What we get is the excess return, but this excess return doesn't come free of cost. We have to bear risk. So risk we have taken in the format of denominator. नीचे denominator में हमने risk ले लिया है, numerator में हमने excess return ले लिया है. So excess return upon risk is what is Roy's safety first criteria. ठीक है. So it basically gives us the excess return per unit of risk that we are taking. ठीक है. Excess return per unit of risk that we are taking can be referred to as the Roy's safety first criteria. ठीक है. अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं. बिफोर द क्वेश्चन I would like to know कि looking at just the meaning and the formula, what do you think would be better? Higher ratio or lower ratio?
if this number is higher, will that be better? Or if this number is lower, that would be better. What do you think? It's excess return upon risk. What do you think, guys? Excess return upon risk, excess return per unit of risk that we are taking, higher the better, lower the better? Higher the better. Higher the better. Of course, higher the better. ठीक है ना? It would be better. जितना higher होगा उतना हमारे लिए better होगा. ठीक है ना? तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर. ठीक है, let me share the screen. If you look at this question, ये question आपको क्या कह रहा है? A client holding a 2 million portfolio wants to withdraw 90,000 in a year without invading the principal. मतलब principal as it is रहे, वो basically जो भी profits आ रहे हैं उसमें से the client wants to withdraw 90,000 every year. ठीक है? According to Roy's first criteria, which of the following portfolio allocation is optimal? A, where the expected return is 6.5 and standard deviation is 8.3. B, where the return is 7.5 and the standard deviation is 10.21. Or C, where the annual return is 8.5 and the standard deviation is 14.34. First thing that you will be required to do here is calculate the threshold level. ठीक है? Threshold level will be our minimum expected rate of return. So try calculating this minimum expected rate of return here. What is the minimum expected rate of return on our investment? Simple है boss. 2 million आप invest कर रहे हो, 90,000 आप चाह रहे हो कि आपको मिल जाए, तो accordingly rate of return निकालनी है. कैसे निकालोगे? That would be simply 90,000 divided by 2 million into 100. 90,000 divided by 2 million into 100 करते हो तो this is the minimum expectation that you have from this investment. कितना आता है? 4.5. 90. Okay, great. So 4.5% is what we get as our threshold level. अभी अपना फॉर्मूला क्या था? जो भी हमारा expected return of the portfolio है minus the threshold level upon standard deviation करेंगे. तो ऐसे ही हम सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं using this formula. It will be 6.5% divided by 4.5% upon 8.35. ऐसे ही for B it would be 7.5 minus 4.5 upon 10.21. For C it would be 8.5 minus 4.5 upon 14.34. Right? Getting the point? अभी अगर आप इन तीनों को कैलकुलेट करते हो तो क्या आंसर आता है आपका? फर्स्ट केस में, ए केस में what is the answer that we get? $23.9%. अच्छा, इसको परसेंटेज में नहीं रीड करते, इसको सिंपली ऐसे ही रीड कर लेते हैं एज इट इज. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका 6.5 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 8.35 आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपका?
0.24. 0.24. ओके, हम्म, 0.24. ऐसे बी का कितना आएगा? 0.29. 0.30. 0.30. Okay, 7.5 minus 4.5 would be 3. 3 divided by 10.21 would be 0.3 बोल सकते हैं हम. और C का it would be 8.5 minus 4.5 that is 0.28. 4. 28. 0.2. तो किसका हाईएस्ट है? Which of them has the highest one? Allocation C. B ना 0.3. Yeah, C. B1. Allocation B B. वाला B होएगा ना. Right. B, ma'am. So allocation B should be our answer because it is giving us the highest return per unit of risk that we are taking. ठीक है ना? So that's a simple safety first ratio. ठीक है? B is the answer. अभी नेक्स्ट हमारे पास एक लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है एंड कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. आई मीन अच्छा, टी डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पर दे रखा है. टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, ये हम सेपरेटली स्टडी करेंगे टी और एफ. ठीक है? एनी हाउ अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं एंड दैट टॉपिक इज अबाउट log normal distribution. ठीक है? Now what is this log normal distribution? अच्छा, इन्होंने ये टी एफ वगैरह सब इसी में इंक्लूड कर दिया है एज पर द न्यू बुक. ठीक है? सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया where we said कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है, probability distribution है. If the probability distribution has a certain characteristics, we can call it a normal distribution. ठीक है? फिर हमने उसको standardized version निकाला ताकि हम z tables को use कर सके. अभी हम एक next concept पे जा रहे हैं. We can have, first of all, we need to understand that we can have multiple types of distributions. ठीक है? Based upon certain requirements and certain characteristics, हमारे पास बहुत सारे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है? अभी हमने सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया, राइट? नेक्स्ट इज बेसिकली log normal distribution. अभी again it is a distribution, that is it will contain our outcomes and their respective probabilities, but it is log normal. It is not normal. It is basically log of the normal distribution. Now again यहाँ पर भी हमारे कुछ characteristics हो गए which are defining this log normal distribution. अभी देखो, how is it different from a normal distribution? Let's understand that. Normal distribution में हमने क्या बोला था? That it can, the tails of a normal distribution can go from minus infinity to positive infinity. That is, जो उसकी values है वो बहुत ज्यादा vary कर सकती है. ठीक है ना? From minus infinity to positive infinity उसकी values vary कर सकती है. ठीक? आउटकम्स एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं. बट इन सम केसेस, लाइक इफ यू टॉक अबाउट समथिंग लाइक एसेट प्राइसेस, जैसे कि कोई भी एसेट की प्राइस हो गई, प्रॉपर्टी हो गई या स्टॉक हो गया, कोई भी एसेट की प्राइस हो गई,
that can never go negative. Something like asset prices can never go negative, and therefore in such a situation we would like to work upon a distribution which considers only पॉजिटिव वैल्यूज. ठीक है, अपने को क्या चाहिए, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पे काम करता हो. बट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काम करता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज पे. ठीक है ना. अकॉर्डिंगली वी डिफाइन दिस normal log normal distribution where we said कि ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कि पॉजिटिव साइड पे इंफिनिटी तक जा सकता है, बट इट कैन नॉट गो नेगेटिव, यानी इट इज कैप्ड एट जीरो वैल्यू. दैट इज द मेन डिफरेंस. बाकी सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही है एक लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. बस हमने क्या किया है, जैसे जो भी यहाँ पर हम आउटकम्स हम आइडेंटिफाई करते थे, अभी उनको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए उनके लॉग निकालेंगे. ठीक है, लॉग इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. अगर आप ज्यादा डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो 11th-12th की बुक्स में आपको मिल जाएगा लॉग का कॉन्सेप्ट. अदरवाइज यू कैन जस्ट लुक इनटू सम फ्री स्टफ ऑन इंटरनेट और यूट्यूब, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा. तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ राइटिंग द आउटकम्स डायरेक्टली we actually calculate their log and then plot them on a graph. That graph or that distribution is referred to as log normal distribution. It is helpful in situations where we don't want the outcome to go negative, where we want it to be capped at zero. We use log normal distribution instead of normal distribution. ठीक है. It cannot go below zero. That is an important characteristic. And the second one is that is जो log normal distribution होता है ना, it is skewed to the right. ठीक है, मतलब आगे अगर हम राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज की बात करें तो वो those can go up to infinity. तो it is rightly skewed but capped at zero on the left side. ठीक है, capped at zero on the left and can go to infinity on the right side, and therefore we call it that it is skewed towards the right. ठीक है, and generally this is useful when we are working on some model, statistical model for asset prices like stock prices etc. ओके, तो वहां पर ये यूजफुल रहता है. ओके, सो अभी इस पे वर्किंग करना नहीं आएगा आपको. वी डिस्ट्रीब्यूशन पे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको वर्क करने के लिए आता है. इसका बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इस पे वर्क कुछ नहीं करना आपने. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड. कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट हम पहले ही कर चुके हैं. कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी हम पहले ही कर चुके हैं. ठीक है, बस एक पॉइंट वहां पर हम ऐड करने वाले हैं. तो कंपाउंडिंग इज वेयर वी आर गेटिंग रिटर्न ऑन रिटर्न. सो आपने नोट डाउन कर लिया, कैन आई रिमूव इट? Wait, man. ओके, Okay, ma'am. ओके. सो नाउ सबसे पहले we did the compounding concept according to which we get return on return, right?
Then we also discuss the case of continuous compounding, where we are saying that the compounding is happening every second on continuous basis. Okay, where we said if we want to calculate the effective annual rate, like how much effectively we are able to make after the compounding effect. So for that, we said that we'll take the exponential of the rate that we have into the number of years for which compounding is happening minus 1, that will give us the effective rate, right? This we have already done when we discuss the TVM. ठीक है ना? अभी एक स्टेप अहेड चलते हैं यहाँ पे, एंड एक और कॉन्सेप्ट हमने सीखा था which was about holding period return. Holding period return क्या होता है? That is the return that we get during the period in which we held the security. That can be anything from 1 month to 1 day to 1 year to 10 year. जितना भी हमारा होल्डिंग पीरियड रहा है उसमें हमने कितना रिटर्न बनाया, दैट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न. ठीक है ना? अभी होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? वॉट एवर प्राइस वी गेट एट द एंड, चाहे वो एक दिन बाद थी या एक साल बाद थी या 10 साल बाद थी, वॉट एवर प्राइस वी आर गेटिंग, इफ वी इग्नोर द डिविडेंड अपॉन whatever price we invested minus 1. Do we agree with this? इस फॉर्मूले में किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम. ओके, सो हमने क्या देखा? होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना और इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच कंबाइंस दीज टू कॉन्सेप्ट्स. ठीक है? How? Let's take an example for it. So अभी ये एग्जाम्पल है हमारे पास. ठीक है? क्या है? A stock was purchased for 100 and 1 year later we sold it for 120. Calculate the investor's annual return of a rate of return on continuous compounding basis. दे आपको होल्डिंग पीरियड की इंफॉर्मेशन है कि आपने एक साल होल्ड किया है, 100 पे बाय किया था और सेल 120 पे किया है, और आपको बोला जा रहा है कि annual rate of return निकालो if the compounding is happening on continuous basis. That's how you combine these two things together. ठीक है? अभी क्या करते हैं? Simply speaking, holding period rate of return निकाल सकते हैं. Can you tell me what will be the holding period rate of return? 20%. 20%. So if we just take it this way, that is 120 by 100. ठीक है? That is 1.2. ठीक है? यानी if we've invested 1, it will become 1.2 after 1 year. If we've invested 100, it will become 120 after 1 year. ठीक है ना? So this is how the compounding has happened. ठीक है? अभी हमें क्या करना है? हमें निकालना है इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना है when holding period rate of return is given to us. तो ये कैसे करेंगे? First, let's have a look at the process. ठीक है? प्रोसेस क्या है? ये जो 1.2 हमारा आया है ना, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग निकालना होगा.
ठीक है, which is opposite of exponential. ठीक है, opposite of exponential is log. तो हमने क्या किया है, बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें एनुअल रेट चाहिए, यानी हमारे को ये चाहिए, ठीक है, ये नहीं दी हुई हमारे को कि हमारा एनुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ठीक है, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न नहीं पूछ रहा, वो कहीं पे लिखा है इफेक्टिव एनुअल रेट नहीं, क्या लिखा है, एनुअल रेट लिखा है, तो हमें ये चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमने इफेक्टिवली बनाया है, which is this amount only, we have made 120 from 100, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अगर हमारे को ये r निकालना है, which is e raised to the power r, तो अभी ना मैं प्योर मैथ्स के बारे में बात करने वाली हूँ, how we solve exponential and logs, ठीक है, nothing to do with investments but more to do with maths, what we are going to talk about. तो अभी अगर इस इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करते हुए ये r निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको पहले तो ये -1 को इधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना, Yes. -1 को हम उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, एंड उसके अलावा मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर से एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए मेरे को दोनों साइड पे लॉक करना पड़ेगा। तो व्हाट आई हैव टू डू इज, इफ वी कंसिडर इट एज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न, देन ये 1 इधर चला गया, व्हाट आई हैव इज 1 प्लस द होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब मेरे को यहाँ से इस एक्सपोनेंशियल को हटाना है, तो मेरे को उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा लॉग। तो अगर मैंने दोनों साइड पे ln is a short form that we use for log, ओके। तो अगर मेरे को दोनों साइड पे if I induce log to both my sides, ठीक है, तो इधर भी मैंने log इंड्यूस करा, इधर भी मैंने log इंड्यूस किया, ठीक है, तो this log and this exponential will get cancelled out, and what I'll be left with is the log of 1 is the return equivalent to the r that I am targeting to calculate, getting the point। तो अभी ये जो हमारा आया है, this is already 1 plus 20%, रेट कितना आया था हमारा, the rate was, इसमें से हम रेट निकालने के लिए क्या करते थे, 120 upon 100 minus 1, which will come as 20%. So rate is 20%. So what I am required to do here is 1 plus 20%, which is 1.2. तो अभी मेरे को क्या करना होगा, 1.2 का log करना होगा। How do we do that? For that you need to open your calculator, ठीक है। So if you open your calculator, वहां पर you just type 1.2, ठीक है, आप 1.2 टाइप करते हो एंड देन आपको उसका लॉक करना है। तो देयर इज दिस सेल, लॉक का सेल है here on the left side next to 7, so just next to 7 you have this symbol ln indicating log। आप इस पे क्लिक कर देते हो, you get log of 1.2 which comes out to be 0.1823, something like that। Yes. Yes, ma'am. So Yes, this, ma'am. yeah, so this 0.1823, that is 18.23%
that we are able to get here, ये क्या बन जाता है, हमारा फाइनल आंसर बन जाता है. ठीक है. So I will summarize it again, the whole process. So the process is very simple. Let me summarize it again. We just need to know one formula, and that is, for calculation of annual rate of return. When the question is that you have to calculate the annual rate of return, and what you are provided with is that it is a case of continuous compounding, and you have your holding period return. तो अगर आपके पास होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, आपको बोला जा रहा है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का केस है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न. तो आपको क्या करना होगा, 1 प्लस द होल्डिंग पीरियड रिटर्न का सिंपली आपको लॉग लेना होगा, एंड दैट वुड बी योर आंसर. ठीक है. This is a special situation where we have combined two concepts. Right? अभी let's move forward. ठीक है. Let me see, यहाँ पर इन्होंने T table, chi-square, F distribution. I don't want to talk about these distributions just at the introductory level, क्योंकि जो बाकी के distributions है, मैंने क्यों बोला था कि सब कुछ connected है, क्योंकि Z distribution या Z tables जो है हमारे base है, but these are not the only things that we will be using. Like we saw the log normal distribution, we have T distribution, F distribution, chi-square distribution. ये सब क्या है, probability distributions है, based upon certain characteristics which are defining them as a certain type of distribution. And secondly, there are some special situations in which we can use them. Okay, so I would like to talk about them in detail when we actually proceed with using them, which we will do in hypothesis testing. ठीक है. तो अभी मैं इनको सिर्फ इंट्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. जब हमने डिटेल में बात करनी ही है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो व्हाई जस्ट इंट्रोड्यूस एंड लीव देम. ठीक है. तो वी विल टॉक अबाउट देम इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. अभी के लिए फॉर दिस टॉपिक, दिस chapter, let me see if there is some more theoretical concept which is left. Majorly chapter is over. कुछ एक आधा point अगर रह गया, we'll discuss that. Yeah. So one concept that we have is of simulation. Now, what is simulation? Have you ever heard about this term simulation before? क्या होता है ये simulation? Simulation is basically repeatedly generating outcomes by changing the inputs. See, we are into investment industry, right? And we are continuously we are trying to find out opportunities to make more and more return by investing our money. So things can change within seconds. The factors that we are considering, the economic factors, the fundamental factors, the technical factors, things have the capacity to change within seconds. It actually happens. Every day you are analyzing 200 stocks, and every day there is a capacity key, things suddenly change. The technicals change, the fundamentals, economic, especially the technicals, the market data has the tendency to change very quickly. Fundamentals, economic data may change over time, but technical data, that is the market data, has the tendency to change very quickly. So simulation is basically a process through which we continuously change our inputs again and again to get the new, refined, more accurate outputs. Okay. So basically, बहुत सारे type of trading and investing mechanism are going around.
ठीक है. Traditionally we started with the institutional investors buying and holding the securities for long term based upon the fundamentals of the company. Then came trading concept, then came algo trading concept. Now we have quantitative trading, that is trading based upon statistical data. तो क्या है ना, now we have the concept of high frequency trading. So we have firms, not so common in India, but if we talk about something like US, it's very common. It is becoming a very common thing. The high frequency trading firms, now they have multiple models, and these models are so, I mean, mind blowing that they have the capacity to absorb a lot of information, a lot of data in microseconds and execute orders in microseconds. So जब भी हम बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, लाइक 1 मिनट 2 मिनट, दैट इज स्कैल्पिंग. स्कैल्पिंग क्या होता है, जहाँ पे हम 1 मिनट 2 मिनट का टाइम फ्रेम कंसिडर करते हुए, मतलब वी आर जस्ट एंटरिंग फॉर सेकेंड्स और मिनट्स. तो द पीपल हु आर एक्चुअली स्कैल्पिंग or doing it for microseconds or minutes or something like that, those people are actually trying to compete with these high frequency trading firms, because here they are these are programs which are made by, you know, PhD in statistics, people like PhD in statistics or quants or anything like that. So these are smart people with a lot of programming knowledge, lot of quantitative data analytical knowledge, and they have programmed, and computers have the capacity to trigger orders without any emotional biases and without getting tired and stuff. तो जब हम scalping करते हैं ना, we are actually trying to compete with this high frequency trading firms. Point क्या है? These simulations that is continuously working on data, producing results, acting on them, these are very common in the investment and trading industry. Okay, now basis, what kind of base that we are taking for this simulation, there can be different techniques. Like one is Monte Carlo simulation. ठीक है, तो अभी ये Monte Carlo simulation क्या है? एक मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन है, एक हिस्टोरिकल सिमुलेशन है. Now what are these? If we talk about Monte Carlo simulation, it is basically based upon our assumptions about what we are expecting the future to be, based upon the various risk factors that are available to us, and the procedures are repeated multiple times, 100,000 10,000 times, in order to get to the value of the security. ठीक है, वैल्यूएशंस के लिए भी सिमुलेशन किया जाता है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग डिसीजंस के लिए भी सिमुलेशन किया जाता है. Monte Carlo simulation is where we are actually trying to predict based upon the various factors which have the capacity to influence the value. ठीक है. Historical simulation would be where we do not have much assumptions. Rather, the biggest assumption that we have is that the history repeats itself. So what we are assuming in case of historical simulation is that historical data को ही हम read कर रहे हैं. Our model is designed to read the historical data and guess the future possibilities that can happen, on future values that can happen based upon the historical trends and data that we have. ठीक है. Now Monte Carlo simulation जो होता है ना, वो बहुत मतलब complex होता है. First of all, that is one of the limitations. Based upon assumptions होता है, that is another limitation. But again, it becomes very useful to calculate the value, especially of complex securities like derivatives and stuff. There are so many factors,
so many assumptions, so many things that can influence the value of that derivative. तो वहां पर Monte Carlo simulation process use किया जाता है. Of course, there are valuation models, and it is done on Excel also in the form of financial models. It is done on various programming languages also. So there is too much amount of work going around this area. But of course, CFA is a academic qualification program. तो यहाँ पर आपको processes तो नहीं बताए जाते कि कैसे किया जाता है. That's a practical process that you will learn either by pursuing some skill oriented course or on the job. Okay, but the point is that you should be aware of such processes and models which are being placed in the industry to make decisions. Okay, so that's about this chapter. There were a lot of things we just talked about. Probability distribution क्या होता है, normal probability distribution क्या होता है, standard normal probability distribution क्या होता है, Z table क्या होता है, Z value कैसे निकाली जाती है, probability कैसे निकाली जाती है. Then we moved ahead with the Roy's safety first criteria. उसके बाद we looked at the log normal distribution क्या होता है, and then we went ahead with I think these small points. ठीक है, so this was the whole chapter. Now let me see a few questions that we can practice with respect to this chapter before moving ahead with the next one. ठीक है, तो एक काम करते हैं. I haven't talked about the Z table and stuff. Sorry, T table, T distribution, chi-square distribution, वो सब मैं आपके साथ hypothesis testing में बात करूंगी. ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से एक बार curriculum पिकअप करते हैं, क्योंकि ये important chapter है. I don't want to skip the curriculum of this chapter. ठीक है, तो एक बार फटाफट से आप इसका curriculum open करोगे. ठीक है, curriculum open किया आपने? Yes, ma'am. Okay, so starting में तो I think first 3 questions तो theoretical है. 4th question से I think we have MCQ. नहीं, 4th 5th में या फिर 6th भी MCQ नहीं लग रहा. 7th is MCQ, फिर बाकी MCQ based नहीं लग रहा है. I think 14th से MCQ based है. But this चलो एक काम करते हैं. You start from the first MCQ based question. Just skip the non-MCQ questions and try to solve as many MCQ based questions as you can. कितना टाइम allocate करें इसके लिए? वैसे questions कितने हैं हमारे पास? We have 37 questions I think in total, जिसमें कि you will leave the questions on T distribution, chi-square F distribution. ये आप छोड़ सकते हो, और subjective वाले छोड़ सकते हो, वो आप अपने end पे practice करना. हम And in the book it will be study session to reading 4, right?
in the curriculum. रीडिंग 4 के एंड के क्वेश्चन. हाँ, रीडिंग 4 का क्या नाम लिखा है? It should be common Common probability distribution. distribution. Yeah. So this one. So please start working on the practice problems of this chapter, leaving subjective questions for now, leaving any topic that we did not cover like t distribution, etc., focusing upon just the topics that we've covered, because those remaining topics we'll cover in separate chapter. ठीक है, तो अभी questions try करो, let's say till 4:30, ठीक है, and then we'll discuss your doubts and stuff, and then we'll move forward with our next chapter for today. ठीक है, चलो, please get started. Okay, so अभी time's up, ठीक है. कितने क्वेश्चंस आपने ट्राई करे, कितने क्वेश्चंस हम कर पाए हैं? 7. ओके 7. ओके, ठीक है. तो क्वेश्चंस कैसे लगे? डिफिकल्ट लगे, इजी लगे? हाउ डिड यू फाइंड देम? Okay. ओके. ओके, सो नाउ बाकी क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आपको अपने एंड में कंप्लीट करने हैं सारे ड्यूरिंग द वीक, ठीक है, एज यूजुअल. एंड कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है with respect to any of the questions, so we will be taking up the questions during the doubt sessions, ठीक है. तो अभी ये जो 7-8 क्वेश्चंस जो भी आपने सॉल्व किए, उसमें कोई डाउट है जो आप मेरे साथ अभी डिस्कस करना चाहोगे? एक बार क्रॉस चेक कर लो अपने आंसर्स सॉल्यूशन से एंड जस्ट लेट मी नो, ठीक है, आपके क्या रिजल्ट्स रहे, स्कोर क्या रहा, फटाफट से मेरे को वो भी बता दो और डाउट्स भी बता दो, ताकि वी कैन वाइंड दिस अप एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, व्हिच इज गोइंग टू बी अबाउट सैम्पलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट एंड डाउट्स. और बाकी क्वेश्चंस के डाउट्स के लिए we'll discuss in the doubt sessions. 3 correct out of 7. 3 correct out of 7. Okay, ठीक है. Hello, ma'am. I also did 7 questions. मेरा उसमें से 4 correct है. Okay, ठीक है. What about you, Harsh, Nandini and Hemant? Ma'am, I got 4 out of 7. Okay. 4, ma'am. Okay. And what about you, 3, Harsh? ma'am. 3, ma'am. 3. अच्छा, 3-4 सबका स्कोर रहा है और सबने 7 ही करे हैं. That's interesting. चलो, ठीक है. That's an average score of 57-55%. ओके, चलो अभी डाउट्स आपके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. तो डाउट्स बताइए, जो भी हमारे डाउट्स हैं. डाउट्स है कुछ भी? ओके, नंदिनी. हाँ जी, कोई डाउट्स है किसी को? Ma'am, 6th one. 6th one is doubt. Okay. Get the B part. Sorry? I didn't get the B. 6B. 6th one, as per my book, says over the last 10 years. Is this the same question? Yes. Okay, so ये तो subjective types लग रहा है. Oh, I did that A1, I solved B, I didn't understand. Okay,
Over the last 10 years, the company's annual earnings increased year over year 7 times and decreased year over year 3 times. You decide to model the number of earnings increases for the next decade as a binomial random variable. Okay, so your doubt is B part. What is the probability that earnings will increase in exactly 5 of the next 10 years? So simply आपके total number of trials are 10 and the number of successes that you're looking for is 5 out of the 10 times you're attempting. Okay, so it should be 10C5 into the probability of success, which is ऊपर आपको दिया हुआ है 7 times consecutively increase करा है, तो 7 out of the 10 years, so 7 by 10, that is 70% is your success probability and 30% is your failure probability. Okay, so you can see my whiteboard. Yeah. So basically you just take, अभी आप कितने experiments करने वाले हो? आप करने वाले हो experiments of 10 years, right? नहीं, या next 10 years में 5 times आप चाह रहे हो कि success हो जाए, तो 10C5 into the probability of success, which is 0.7 raised to 0.7. power. No, I understood. I got it, ma'am. Okay, Yes, I got it. okay. I was just getting confused in like the framing of this. Like once this was done. Mm-hmm. Okay. Okay, so I hope अभी clear है. Yeah, Okay. ma'am, I'll have to leave for the next 2 hours. Only will to attend class. We have to go to the hospital. Okay, I hope everything is fine. Yeah, yes, ma'am. Okay. All right. Take care. Okay. Okay, guys. So now we are through with this chapter. Please do practice all the questions with respect to this chapter from the curriculum. ठीक है, सारे sessions practice करना and do come in the doubt session to discuss. ठीक है, the doubts. ठीक है, जरूर doubts discuss करना. इस बार ही आए थे सब लोग, सबने doubts discuss करे. It is very good. That is the type of commitment that is required. ठीक है, जो doubt बोलोगे discuss होगा doubt session में. You don't have to worry about that. But doubt लेके आओ. Practice करोगे तो ही doubt आएगा. Revise करोगे तो ही doubt आएगा. ठीक है ना? तो अभी this chapter is over. Now we have to go ahead with the sampling chapter. ठीक है, sampling and estimation ज्यादा बड़ा chapter नहीं है. In fact, out of the remaining chapters, sampling में भी ज्यादा time नहीं लगेगा. And आपका जो एक second chapter है with respect to presentation of data and stuff, उसमें भी ज्यादा time नहीं लगेगा. Main time हमें लगेगा hypothesis testing and linear regression में. ठीक है ना? तो अभी let's see how we progress with that.